अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज़ ज़ाफ़रान साजिद। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आप सबका वेलकम करता हूँ। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो काइंडली इसको लाइक, सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम MTH 501 के इम्पॉर्टेंट शार्ट सीरीज़ ऑफ लेक्चर में लेक्चर नंबर 35 को आप लोगों के सामने डिस्कस करेंगे। इससे पहले वाले लेक्चर्स के लिंक्स आज के वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे, आप उन्हें यहाँ से ओपन करके देख सकते हैं। आज के इस वीडियो लेक्चर में जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है आइटरेटिव एस्टीमेट्स फॉर आइगन वैल्यूज़। हमने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में आइगन वैल्यूज़ और आइगन वेक्टर्स के हवाले से काफ़ी सारी डिस्कशन की हुई है और हमें पता है कि विद द हेल्प ऑफ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस आइगन वैल्यूज़ को कैसे एस्टीमेट किया जाता है, कैसे फाइंड किया जाता है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम सीखेंगे कि अगर किसी स्केयर मैट्रिक्स की आइगन वैल्यूज़ को फाइंड करना पॉसिबल ना हो या मुश्किल हो तो उस केस में विद द हेल्प ऑफ आइट्रेशन भी हम आइगन वैल्यूज को एस्टिमेट कर सकते हैं। विद द हेल्प ऑफ आइट्रेशन हम आइगन वैल्यूज को कैसे एस्टिमेट करेंगे, इसी हवाले से आज हमने बातचीत करनी है। स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। सबसे पहले तो मैं आपको बताता चलूँ कि इस लेक्चर के बाद जो दो लेक्चर्स होंगे, लेक्चर नंबर 36 और लेक्चर नंबर 37, उसमें हमने बेसिकली आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर्स वाला ये जो सेगमेंट है, इसमें हमने पहले भी 3-4 लेक्चर पढ़ लिए हैं, उस हवाले से हमने रिवीजन करनी है। आल्दो उन दोनों लेक्चर्स के अंदर कुछ भी नहीं है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों के लिए शार्ट सी वीडियोस बना दूं और उन वीडियोस के अंदर हमने आइगन वैल्यूज़ और आइगन वेक्टर्स के अंदर जो जो टॉपिक पढ़े हैं, मतलब आइगन वैल्यूज़ और आइगन वेक्टर्स के सेगमेंट के अंदर जो जो टॉपिक पढ़े हैं, मैं कोशिश करूंगा कि उन शार्ट सी वीडियोज़ के अंदर हम उन टॉपिक्स को हाईलाइट कर दें ताकि आप लोगों को रिवीजन के दरमियान जो है ना वो इशू ना हो, क्योंकि जब आप रिवीजन करेंगे तो आपको जब टॉपिक का पता होगा तो फिर आप इजीली उन टॉपिक्स को रेडी कर सकते हैं। ओके, स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। सबसे पहले तो हम आइगन वैल्यूज़ और आइगन वेक्टर्स की जो डेफिनेशन है, जो कि हमने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में भी पढ़ी है, उसको हम एक दफ़ा रिवाइज करते हैं। और जो आइगन वैल्यूज़ फाइंड करने का जो पुराना तरीका है, मतलब विद द हेल्प ऑफ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, उसको हम एक दफ़ा रिवाइज कर लेते हैं। और उसके बाद फिर हम जो आइट्रेटिव प्रोसीजर्स हैं जिनके ज़रिए हम आइगन वैल्यूज़ एस्टिमेट करेंगे, हम उनकी बात करेंगे। ओके, स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। लेट ए बी एन एन क्रॉस एन स्केयर मैट्रिक्स। ये हमारे पास कोई एन क्रॉस एन स्केयर मैट्रिक्स है। लैम्डा इज एनी स्केलर वैल्यू। लैम्डा हमारे पास कोई भी स्केलर वैल्यू है। इफ देयर एग्जिस्ट अ नॉन जीरो वेक्टर एक्स सच दैट इट सेटिस्फाइज द इक्वेशन ax is equal to lambda x, then lambda is called the eigenvalue and x is called the corresponding eigenvector। तो ये वही डेफिनेशन है स्टूडेंट जो कि हमने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ी हुई है। इसको थोड़ा सा मैं जो है ना वो आप लोगों के सामने एक्सप्लेन कर देता हूँ। वो कह रहे हैं कि अगर ए आपके पास कोई एन क्रॉस एन स्केयर मैट्रिक्स हो और एक्स आपके पास कोई नॉन जीरो वेक्टर हो, ठीक है, और आपके पास लैम्डा जो है वो आपके पास कोई स्केलर हो, तो अगर ये वाली इक्वेशन सेटिस्फाई करती है कि मतलब ए को जब आप एक्स के साथ मल्टीप्लाई करें और इस स्केलर लैम्डा को आप एक्स के साथ मल्टीप्लाई करें, एक्स हमारे पास यहाँ पे कोई नॉन जीरो वेक्टर है, अगर लेफ्ट साइड और राइट साइड बराबर आ जाती है तो इस केस में हम स्टूडेंट कहेंगे कि ये जो लैम्डा है ये इस मैट्रिक्स ए की आइगन वैल्यू है और ये जो एक्स है वो इस आइगन वैल्यू लैम्डा के करस्पॉन्डिंग से आइगन वेक्टर है। ओके, अच्छा, अब इसी इक्वेशन को लेके हम चलते हैं। ax इज इक्वल टू लैम्डा एक्स। आप लैम्डा एक्स को लेफ्ट साइड पे लेके आ जाएं तो ax माइनस लैम्डा एक्स इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब लैम्डा एक्स वाली जो टर्म है इसको आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स x के साथ मल्टीप्लाई करें तो लैम्डा आई इंटू एक्स हो जाएगा इक्वल टू 0। आप दोनों के अंदर से x को कॉमन लें तो हमारे पास a माइनस लैम्डा आई इंटू एक्स इक्वल टू 0 आ जाएगा। ये हमारे पास बेसिकली एक सिस्टम ऑफ होमोजीनियस इक्वेशन बन गया है। इसको हम सॉल्व करेंगे और यहाँ से हमने लैम्डा की वैल्यू फाइंड करनी है और वो जो लैम्डा की वैल्यू होगी वो बेसिकली गिवन मैट्रिक्स ए की आइगन वैल्यू होगी और उस आइगन वैल्यू को यूज़ करते हुए इस इक्वेशन के अंदर हम लैम्डा की वैल्यू पुट करेंगे और यहाँ से फिर हम एक्स की वैल्यू फाइंड कर देंगे और वो जो एक्स होगा वो बेसिकली इस लैम्डा के करस्पॉन्डिंग से आइगन वेक्टर होगा। ये वो सारी बातें जो मैंने आपको पहले लेक्चर्स में बताई हुई है और हमने एग्जांपल्स की मदद से हमने इन सारे आइडियाज़ को अंडरस्टैंड किया हुआ है। ओके, अब यहाँ से आइगन वैल्यू हम कैसे फाइंड करते हैं स्टूडेंट? यहाँ से हम विद द हेल्प ऑफ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन जो है ना वो हम आइगन वैल्यूज फाइंड करते हैं। तो हमने पहले कहा था कि हमारे पास ये जो x है ये हमारे पास कोई नॉन जीरो वेक्टर है, ठीक है। तो मतलब ये जो हमारे पास होमोजीनियस सिस्टम बना है इसके नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन की बात हो रही है
तो नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन इस सिस्टम का उसी वक्त एग्जिस्ट करेगा अगर ये जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स है a माइनस लेमडा आई इसका डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 हो। तो इसी चीज को हम कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा है, टू फाइंड द आइगन वैल्यूज वी हैव टू सॉल्व द इक्वेशन। हमने इस इक्वेशन को सॉल्व करना है तो हमारे पास मैट्रिक्स ए की आइगन वैल्यूज आ जाएंगी। ओके, हम जरा थोड़ा सा जल्दी में हम एग्जाम्पल नंबर 1 कर लेते हैं। ये चीज़ें जो है ना ये हम क्योंकि रिवाइज कर रहे हैं, ये चीज़ें हमने पहले भी पढ़ी हुई हैं। ओके, फाइंड द आइगन वैल्यूज ऑफ ए। हमने इस मैट्रिक्स ए की आइगन वैल्यूज फाइंड करनी है। तो आइगन वैल्यूज को फाइंड करने के लिए स्टूडेंट आपने जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है उसको सॉल्व करना है ना। तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है क्या, a माइनस लेमडा आई का डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0। इसको आपने सॉल्व करना है तो यहाँ से लेमडा की वैल्यू आ जाएगी। तो सबसे पहले तो a माइनस लेमडा आई जो मैट्रिक्स है ये आपको चाहिए होगा। तो सबसे पहले उसने a माइनस लेमडा आई मैट्रिक्स फाइंड किया, a की वैल्यू पुट की, माइनस लेमडा वैसे रहेगा। i हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स है और i का जो आर्डर है वो a के आर्डर के बराबर होगा। यहाँ पर a का आर्डर 2 क्रॉस 2 है तो i का आर्डर भी 2 क्रॉस 2 होगा। तो यहाँ से आप इसको सॉल्व करेंगे स्टूडेंट, तो हमारे पास यहाँ पे ये दो मैट्रिक्स आ जाएंगे। इनको आप सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास ये a माइनस लेमडा आई मैट्रिक्स आ जाएगा। अब यहाँ पे a माइनस लेमडा आई की वैल्यू यहाँ पे पुट करें और इसका डिटर्मिनेंट लें। उसने यहाँ पे इसका डिटर्मिनेंट लिया है तो हमारे पास ये दो फैक्टर्स आ रहे हैं। आप देख सकते हैं इसके दो फैक्टर्स आ गए हैं। अब इन दोनों फैक्टर्स को आप यहाँ पे पुट करें तो हमारे पास ये वाली फाइनली इक्वेशन आ जाएगी। ओके, जरूरी नहीं है आप इन स्टेप्स को फॉलो करें, आप अपने लिहाज से जो है ना उस स्टेप्स को क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ से इन दोनों फैक्टर्स को अलग-अलग 0 पुट करें तो हमारे पास लेमडा की दो वैल्यूज आएंगी, लेमडा इज इक्वल टू 1 एंड लेमडा इज इक्वल टू -2। तो ये मैट्रिक्स ए की दो आइगन वैल्यूज है। तो यहाँ पर तो हम आइगन वैल्यूज इजीली फाइंड कर सकते थे स्टूडेंट। आगे चलते हैं, आगे हम जो है ना वो आइटरेटिव मेथड की बात करते हैं जहाँ पर आइगन वैल्यूज को एस्टिमेट करना जो है ना या फाइंड करना मुश्किल हो या पॉसिबल ना हो, तो उस केस में हम जो है ना वो जिन मेथड्स को यूज़ करते हैं उन मेथड की हम बात करते हैं। सबसे जो सरफहरिस्त है वह है पावर मेथड। पावर मेथड के ज़रिए हम आइगन वैल्यूज़ को कैसे एस्टिमेट करते हैं इस हवाले से अभी हमने जो है ना वो बातचीत करनी है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे एक छोटा सा फार्मूला डिवेल्प करेंगे, उसके बाद फिर हम विद हेल्प ऑफ एग्जांपल हम अंडरस्टैंड करेंगे कि पावर मेथड के जरिए आइगन वैल्यूज को कैसे एस्टिमेट किया जाता है। ओके स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं। लेट अ मैट्रिक्स ए इज डायगोनलाइजेबल। आपको पता है कि डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स क्या होता है, हमने लेक्चर नंबर 30 में डिटेल के साथ डिस्कशन की है, आप जरा उसको भी देख लें। वो कह रहा है कि आप सपोज करें कि आपके पास ए कोई डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स है जिसकी n लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स है with n linearly independent आइगन वेक्टर्स v1 v2 up to vn। ओके, और ये जो आइगन वेक्टर्स आए हैं ये ऑफ कोर्स किसी आइगन वैल्यूज के करस्पॉन्डिंग मिले होंगे। तो उन आइगन वैल्यूज को हमने लैम्डा 1 लैम्डा 2 अप टू लैम्डा n बोल दिया। और इन आइगन वैल्यूज के दरमियान जो रिलेशन है स्टूडेंट ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रिलेशन क्या है कि लैम्डा 1 का जो मॉड है दिस इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन मॉड ऑफ लैम्डा 2 विच इज इक्वल टू आर ग्रेटर देन mod of lambda 3 and so on up to mod of lambda n। मतलब ये जो lambda 1 है ना इसका mod जो है ना ये बाकी आइगन वैल्यूज से स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन है। ठीक है, इसको आप जरा देख लें। अच्छा, इसको थोड़ा सा मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर देता हूँ। वो कह रहा है कि आपके पास ए जो है ना वो कोई डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स है जिसकी n लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स हैं, ये आपने सपोज करना है। और उन आइगन वेक्टर्स को उसने कह दिया कि वो v1 v2 अप टू v है ना ये लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स है। अगर ये लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स है तो ये तो बेसिस बनाएंगे, आगे चल के देख लेंगे हम क्या होता है। अच्छा, और ये जो आपके पास जो आइगन वेक्टर्स हैं ये ऑफ कोर्स किसी आइगन वैल्यूज किसी आइगन वैल्यूज के करस्पॉन्डेंट से आपको मिले होंगे। तो उन आइगन वैल्यूज को हमने ये लैम्डा 1 लैम्डा 2 अप टू लैम्डा n बोल दिया। और इन लैम्डास के दरमियान जो रिलेशन है वो यहाँ पर मैंने लिख दी है। ओके, सिंस v1 v2 अप टू vn इज अ बेसिस फॉर rn। ये वही वाली बात है जो मैंने आपको यहाँ पर बताई थी। क्योंकि हमारे पास ये आइगन वेक्टर्स जो हैं ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो ये Rn की फिर बेसिस होंगी। ठीक है, एनी वेक्टर x कैन बी रिटन एज। अब क्योंकि ये Rn की बेसिस हैं तो Rn में से अगर हम कोई सा भी वेक्टर x लेते हैं तो फिर x को हम इन बेसिस के अंदर जो वेक्टर्स हैं उनके लीनियर कम्बिनेशन की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमने फिर x को इन बेसिस के अंदर जो वेक्टर्स हैं v1 v2 अप टू vn उसके लीनियर कम्बिनेशन की फॉर्म में लिख लिया। ओके, इस इक्वेशन को आपने जो है ना ये जेनरेशन करना है। आप इसी इक्वेशन से हमारा काम चलेगा। हमने क्या करना है कि ये हमारे पास जो इक्वेशन है इसकी दोनों साइड पर आपने a को अप्लाई करना है, मैट्रिक्स a को अप्लाई करना है जो कि डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स है। a को अप्लाई किया तो लेफ्ट साइड पे देख लें आप ax बन गया, राइट साइड पे a इंटू
C1 V1 प्लस C2 V2 अप टू Cn Vn आ गया। अब ये जो राइट साइड पे मैट्रिक्स A है जो कि डायगोनालाइजेबल मैट्रिक्स है, उसको आप इस लीनियर कम्बिनेशन के हर एक टर्म पे अप्लाई करें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हर एक टर्म पे अप्लाई किया तो ये पहली टर्म इस तरह से आ गई, दूसरी टर्म, तीसरी एंड सो ऑन, आखिरी टर्म। ओके, अब C1 C2 C3 अप टू Cn ये सारे वेट्स हैं लीनियर कम्बिनेशन के, तो इनको हम बाहर लिख सकते हैं। तो C1 को बाहर लिख लिया तो AV1 आ गया, AV2 अप टू AV1 आ गया। ओके, उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपको अंडरस्टैंडिंग होगी है। अब स्टूडेंट यहाँ पर मैं ज़रा इसको रेज करता हूँ और आपको बताता हूँ कि हमने जो इनिशियल एजम्पशन ली थी वो क्या ली थी कि मैट्रिक्स A डायगोनालाइजेबल मैट्रिक्स है जिसकी n लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स हैं और उनकी आइगन वैल्यूज भी हमने ले ली थी। तो ये हमारे पास V1 जो है ये A का आइगन वेक्टर है। तो ऑफ कोर्स ये जो आइगन वेक्टर है ये किसी आइगन वैल्यू के करस्पोंडेंट से मिला होगा, तो इस वजह से हम लिख सकते हैं कि A V1 जो है ना ये बराबर है λ1 V1। सिमिलरली A V2 दिस इज इक्वल टू λ2 V2 एंड सो ऑन। तो इसी वजह से यहाँ पर ये जो A V1 है इसकी जगह पे मैंने λ1 V1 पुट कर दिया, A V2 की जगह λ2 V2 पुट कर दिया और A Vn की जगह पे λn Vn पुट कर दिया। होप सो कि आपको यहाँ तक अंडरस्टैंडिंग होगी है। स्टूडेंट ये हमारा पहला स्टेप था। अब ज़रा आगे मूव करते हैं। ये जो हमारे पास स्टेप हमें मिला है, अब इसके दोनों साइड पे दोबारा से आपने A को मल्टीप्लाई करना है। लेफ्ट साइड इसकी मैं लिख देता हूँ, ये AX है जो ऊपर लिखी है। इसके दोनों साइड पे दोबारा से आपने A को मल्टीप्लाई करना है। तो लेफ्ट साइड पे तो साफ जाहिर है कि A स्क्वायर X बन जाएगा। राइट साइड पे इस राइट साइड के ऊपर मैं A अप्लाई करता हूँ और उसको थोड़ा सा सॉल्व करता हूँ ताकि आप लोगों को अंडरस्टैंड हो जाए। पहले A अप्लाई किया, फिर हर एक टर्म पे A अप्लाई किया, फिर C1 और λ1 क्योंकि कांस्टेंट है इनको मैंने लादा कर दिया। C1 λ1 कांस्टेंट है पहली टर्म के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा AV1 और C1 λ1 वैसे रहेगा। ये जो AV1 है ये दोबारा से हम लिख सकते हैं λ1 V1 के बराबर है। तो यहाँ से क्या आएगा C1 λ1 का स्क्वायर V1, ये पहली टर्म है। ओके, सिमिलरली ये जो दूसरी टर्म है इसके ऊपर आप A अप्लाई करें तो यहाँ से C2 λ2 को बाहर रखें तो AV2 किसके बराबर होगा λ2 V2, तो λ2 का स्क्वायर मिल जाएगा। इस तरह से यहाँ पर λ1 का स्क्वायर मिला है। तो दूसरे स्टेप में जो आइगन वैल्यूज हैं उन सारों के स्क्वायर आपको मिल जाएंगे। ओके, और इसी तरह से जब आप तीसरा स्टेप करेंगे, चौथा, पांचवा, छठा अप टू K, आखिरी हमारे पास जो स्टेप होगा Kth स्टेप, उसमें क्या हो जाएगा A टू रेज पावर KX इज इक्वल टू C1 λ1 टू रेज पावर K V1 प्लस C2 λ2 टू रेज पावर K V2 अप टू सो ऑन प्लस Cn λn टू रेज पावर K Vn। ओके, ये स्टेप आ जाएगा। यहाँ पर हमारे पास इस ब्रैकेट को आप इलादा कर लें, मतलब ब्रैकेट के अंदर सिर्फ आप λ1 की पावर K लिख लें या λ1 होल पावर K, ठीक है, इस तरह लिख लें। तो ये वाला स्टेप आपको मिल जाएगा स्टूडेंट। अच्छा, यहाँ पर जो K वैल्यू हो रहा है वो 1 2 अप टू सो ऑन इस तरह वैल्यू हो रहा है। अब आपने इस स्टेप के अंदर स्टूडेंट क्या करना है, ये बात जो है ना ये समझने वाली है। इस स्टेप में आपने ये करना है कि दोनों साइड पर आपने λ1 टू रेज पावर K से डिवाइड करना है। तो लेफ्ट साइड पे डिवाइड करेंगे तो आप देख सकते हैं 1 डिवाइडेड बाय λ1 टू रेज पावर K है तो 1 बाय λ1 होल पावर K लिख सकते हैं। राइट साइड पे जब आप इस पहली टर्म से λ1 टू रेज पावर K से डिवाइड करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएंगे, तो C1 V1 बच जाएगा, आप देख सकते हैं। दूसरी टर्म से डिवाइड करेंगे तो λ2 की पावर K डिवाइडेड बाय λ1 की पावर K आएगा, मतलब इसको इस तरह से आएगा λ2 की पावर K डिवाइडेड बाय λ1 की पावर K, और यहाँ पर जो बाकी चीज़ें हैं वो क्या है C2 है और V2 है। तो ये λ2 और λ1 दोनों की पावर K है। तो स्टूडेंट क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ λ2 और λ1 होल पावर K इंटू V2, तो यही उसने लिखा है यहाँ पर आप देख सकते हैं। सिमिलरली अगली टर्म एंड सो ऑन, और ये आखिरी टर्म आ गई। अब हमने जो आइगन वैल्यूज के दरमियान रिलेशन लिखा था उस रिलेशन को स्टूडेंट हमने यूज करना है। हमने कहा था कि हमारे पास जो आइगन वैल्यू λ1 है वो स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन है ऑल द अदर आइगन वैल्यूज ऑफ द डायगोनल मैट्रिक्स A, मतलब डायगोनालाइजेबल मैट्रिक्स A, ठीक है। तो यहाँ पर उसने लिख भी दिया है कि मॉड ऑफ λ1 जो है वो स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन है λ2 का मॉड विच इज ग्रेटर देन और इक्वल टू λ3 का मॉड एंड सो ऑन। तो यहाँ पर स्टूडेंट एक चीज़ नोट करने वाली है कि हमारे पास क्योंकि λ1 जो है ना वो बाकी सारी आइगन वैल्यूज से बड़ा है, तो हम इस पहले वाले को कंसीडर कर लेते हैं। इसकी मैं बात करता हूँ, ठीक है, बाकी सारे भी ऐसे ही होंगे, सिर्फ मैं इसकी बात करता हूँ।
और इस टर्म के अंदर हमारे पास ये जो लेमडा 2 और लेमडा 1 है इसकी पावर k ले लेता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास लेट्स सपोज लेमडा 2 जो है वो 1000 है और लेमडा 1 क्योंकि लेमडा 2 से बड़ा होगा तो ये 1001 ले लेता हूँ मैं, ठीक है, होल पावर k। अब ये 1000 को जब 1001 से डिवाइड करेंगे तो ऑफ कोर्स जो आंसर आएगा वो 0 पॉइंट समथिंग आएगा, मतलब जो नंबर आएगा वो 0 और 1 के दरमियान आएगा, 0 पॉइंट लेट्स सपोज ये 2 है या 3 है जो भी है, ठीक है, की पावर k। अब जब k को स्टूडेंट आप इन्फिनिटी पे अप्रोच कराएंगे, मतलब k को जब आप 1 रखेंगे 2 3 4 k को बड़ा करते जाएंगे तो आपको तो पता है कि जब नंबर 0 और 1 के दरमियान हो और उसकी पावर बड़ी से बड़ी करती जाए तो वो नंबर छोटा होता जाता है। जब आप k की जगह इन्फिनिटी पुट करते हैं तो ये नंबर 0 हो जाएगा। तो इसी वजह से ये जो सारी टर्म्स हैं ये सारी टर्म्स 0 हो जाएंगी। सिर्फ हमें c1 v1 मिलेगा जब आप इस एक्सप्रेशन की दोनों साइड पर k अप्लाई करेंगे, k गोज टू इन्फिनिटी। जब आप ये लिमिट अप्लाई करेंगे तो इस स्टेप में जो राइट हैंड साइड है सिर्फ उसमें एक टर्म बचेगी c1 v1, बाकी सारी टर्म 0 हो जाएगी। और 0 क्यों होंगी? क्योंकि हमारे पास जो लेमडा 1 का मॉड है वो स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन है ऑल द अदर आइगन वैल्यूज ऑफ द डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स A। ओके, तो हमारे पास यहाँ पर स्टूडेंट क्या बच जाएगा लेफ्ट साइड पे? यहाँ पर आप 1 और लेमडा 1 की पावर k को इस तरह से भी लिख सकते हैं, लेमडा 1 टू रेज पावर माइनस k इंटू a k x गोज टू c1 v1, ये बच जाएगा एज k गोज टू इन्फिनिटी। ओके, अब स्टूडेंट यहाँ पे जो मैंने यहाँ पे चीज़ें हाईलाइट की हैं 3 लाइन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हमें ये बताती हैं कि ये जो a टू रेज पावर k x है और इसका कोई भी मल्टीपल हम लेंगे तो उसकी जो डायरेक्शन होगी वो वही डायरेक्शन होगी जो c1 v1 की डायरेक्शन होगी। विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल भी मैं आपको ये चीज़ समझाऊंगा, लेकिन यहाँ पर हम समझ लेते हैं इस चीज़ को जो लिखी है। दस फॉर लार्ज के अ स्केलर मल्टीपल ऑफ a k x, ये जो लेमडा 1 की पावर माइनस k है ना, ये कोई a k x को स्केल कर रहा है, कोई नंबर है जो कि a टू रेज पावर k x को स्केल कर रहा है। तो तभी उसने लिखा है कि जब k जो है ना बहुत बड़ा होगा तो हमारे पास जो स्केलर मल्टीपल ऑफ a k x होगा डिटरमाइंस ऑलमोस्ट द सेम डायरेक्शन एज आइगन वेक्टर c1 v1। ओके, तो मतलब इनकी डायरेक्शन सेम होगी। विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल मैं आपको ये बता दूंगा स्टूडेंट कैसे जो है सेम होगी इनकी डायरेक्शन। अब जरा हम प्रोसीजर की बात कर लेते हैं कि कौन सा प्रोसीजर है जिसकी मदद से फिर हम पावर मेथड को यूज करके आइगन वैल्यूज को एस्टिमेट करेंगे। ओके, प्रोसीजर स्टूडेंट क्या है जरा देख लेते हैं। प्रोसीजर फॉर फाइंडिंग द आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स पावर मेथड टू कंप्यूट द लार्जेस्ट आइगन वैल्यू and the corresponding eigenvector of the system ax is equal to lambda x, where a is a real, symmetric or unsymmetric matrix. The power method is widely used in practice. होप सो कि आपको ये चीज़ जो है ना एक दो लाइनें समझ आ गई हैं, ठीक है। आगे जो प्रोसीजर के स्टेप्स है ना स्टूडेंट, ये अभी आपको समझ नहीं आएंगे, मैं इसको रीड कर देता हूँ लेकिन अभी आपको समझ नहीं आएंगे। ये मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ नहीं आएंगे, ठीक है, इसमें माइंड करने वाली बात नहीं है, क्योंकि जो है ना ये चारों स्टेप्स जो है ऐसे जब तक मैं एग्जांपल की स्टेप्स से रिलेट नहीं करूँगा तो ये आपको समझ नहीं आएगा। खैर मैं इनको ज़रा रीड कर देता हूँ। स्टेप नंबर 1 क्या है? चूज द इनिशियल वेक्टर सच दैट द लार्जेस्ट एलिमेंट इज यूनिटी। आपने एक इनिशियल वेक्टर अगर गिवन ना हुआ तो आपने चूज करना है और उस वेक्टर की जो लार्जेस्ट एलिमेंट हो वो 1 होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद क्या करना है? द नॉर्मलाइज्ड वेक्टर v टू रेज पावर 0 इज प्री मल्टीप्लाइड बाय द मैट्रिक्स a। ये जो पहले स्टेप में आपने जो वेक्टर चूज किया होगा उसको आपने ए मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करना है। ओके, मल्टीप्लाई करने के बाद द रिजल्टेंट वेक्टर इज अगेन नॉर्मलाइज, इसको आपने अगेन से नॉर्मलाइज करना है, ठीक है। और उसके बाद स्टेप नंबर 4 क्या है? दिस प्रोसेस ऑफ आइटरेशन इज कंटिन्यूड एंड द न्यू नॉर्मलाइज्ड वेक्टर इज रिपीटेडली प्री मल्टीप्लाइड बाय द मैट्रिक्स ए until the required accuracy is obtained. At this point the result looks like, रिजल्ट हमें कुछ इस तरह का मिलेगा जहाँ पर ये जो क्यू की है ना ये आइगन वैल्यू होगी और v टू रेज पावर k हो जो है ना ये आइगन वेक्टर होगा। ओके, अब जरा हम एग्जांपल की बात करते हैं। आप प्लीज़ इस जो है ना इस चीज़ को सीरियस नहीं लीजिएगा कि ये स्टेप्स बहुत मुश्किल हैं, आगे चल के हमें समझ नहीं आएंगे। आप ज़रा एग्जाम्पल पे मूव करते हैं तो आपको एग्जाम्पल से आपको ये चीज़ें जो है ना इनका आइडिया हो जाएगा। ओके, एग्जाम्पल नंबर 2 है हमारे पास, एक मैट्रिक्स A है हमारे पास और v1 हमारे पास एक आइगन वेक्टर गिवन है। ओके, और x हमारे पास जो इनिशियल वेक्टर है वो गिवन है और इस x की जो लार्जेस्ट नंबर है जो वो हमारे पास आप देख सकते हैं जो उसका लार्जेस्ट एलिमेंट है वो यूनिटी है, मतलब 1 है,
ठीक है ना। देन ए हैज़ आइगन वैल्यूज 2 and 1, ए हमारे पास इसकी जो आइगन वैल्यूज है वो 2 और 1 है, ये उसने हमें बता दिए, ठीक है। अब हमने पावर मेथड से आइगन वैल्यूज फाइंड करनी है, तो वो भी हमारे पास 2 के करीब ही आएंगी, ठीक है। आप देखिएगा ज़रा, ए हमारे पास गिवन है, v1 भी गिवन है जो कि आइगन वेक्टर है, और x हमारे पास जो इनिशियल वेक्टर हमने चूज करना था वो खुद से उसने दे दिया है। देन ए हैज़ आइगन वैल्यूज 2 and 1 एंड द आइगन स्पेस फॉर लैम्डा 1 इज इक्वल टू 2। ये जो लैम्डा 1 इज इक्वल टू 2 आइगन वैल्यू है, इसके करस्पोंडेंट से जो आइगन स्पेस बनती है वो बेसिकली क्या है, इज द लाइन थ्रू 0 जो कि 0 से पास होती है, एंड v1 मतलब ये जो आइगन वेक्टर है इसमें से पास होती है। तो उस लाइन के ऊपर जितने भी पॉइंट्स होंगे वो सारे आइगन वेक्टर्स के तौर पे जो है ना वो बिहेव कर रहे होंगे, और वो सारी लाइन मिलके एक आइगन स्पेस बनाती है। और लैम्डा 1 इज इक्वल टू 2 जो आइगन वेक्टर है उसके करस्पोंडेंट से वो आइगन स्पेस हमें मिलती है। फॉर k इज इक्वल टू 0 1 2 अप टू 8 compute a to raise power kx and construct the line through 0 and akx. What happens as k increases? स्टूडेंट यहाँ से आपने जो इसकी जो स्टेटमेंट है इससे आपने कंफ्यूज नहीं होना, जो चीज़ें गिवन थी मैंने आपको बता दी हैं। अब ज़रा हम यहाँ पे जो है ना a टू रेज पावर kx जो है ना वो हम कंप्यूट करते हैं, और k हमारे पास 0 से लेके 8 तक है। तो सबसे पहले जब आप k को यहाँ पे 0 पुट करते हैं तो a की पावर 0 इंटू एक्स करेंगे तो a की पावर 0 1 हो जाएगा, 1 इंटू एक्स करेंगे तो सिंपल x मिलेगा जो कि x हमारे पास गिवन है, माइनस 0.5 एंड 1। उसके बाद k की जगह पे आप 1 स्टूडेंट पुट करें, तो यहाँ पे 1 पुट करेंगे, द फर्स्ट 3 कैलकुलेशन उसने बता दी हैं। 1 पुट करेंगे तो a 1x हो जाएगा, मतलब a मैट्रिक्स गिवन है, x भी गिवन है, दोनों को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास ये मैट्रिक्स आ जाएगा, माइनस 0.1 एंड 1.1। उसके बाद अब आपने k की वैल्यू 2 पुट करनी है, तो हमारे पास यहाँ पे 8 टू रेज पावर 2 हो जाएगा इंटू एक्स, और a टू रेज पावर 2 इंटू एक्स को हम a इंटू एक्स लिख सकते हैं। a हमारे पास जो है ना वो हमें पता है, ax भी हमने इस पहले स्टेप में फाइंड किया है, तो a को आप इस ax से मल्टीप्लाई करें तो ये 0.7 और 1.3 आ जाएगा। सिमिलरली स्टूडेंट आपने a3x फाइंड करना है, तो उसकी वैल्यू हमारे पास देखिए a3x उसने कैसे फाइंड किया, a इंटू a स्केयर एक्स आपने दूसरे स्टेप में फाइंड किया है, तो आपने इसको यहाँ पे पुट करना है, और a की वैल्यू भी आपके पास गिवन है, तो यहाँ पे दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 2.3 और 1.7 आ जाएगा। तो ये हमारे पास k जो है ना वो 0 1 2 और 3 के लिए हमने फाइंड किया। अब 4 5 6 7 8 ये हमने फाइंड नहीं किए, तो उसने यहाँ पे टेबल में हमें दे दिए, ठीक है। हमने यहाँ तक फाइंड किया 2.3 और 1.7 तक, और यहाँ तक जब आप k की जगह पे 4 पुट करेंगे तो स्टूडेंट मैं आपको बता देता हूँ, a k x जब k की जगह पे 4 पुट करेंगे तो ये a 4x हो जाएगा, और a 4 को मैं लिख सकता हूँ a इंटू a3x आपने स्टूडेंट ये वाला फाइंड किया है, a मैट्रिक्स को आपने इस a3x के मल्टीप्लाई करना है जो कि 2.3 और 1.7 है, तो हमारे पास यहाँ पे ये वाली वैल्यू आ जाएगी। सिमिलरली नेक्स्ट वैल्यू k इज इक्वल टू 5 के लिए, k इज इक्वल टू 6 के लिए, k इज इक्वल टू 7 के लिए, एंड k इज इक्वल टू 8 के लिए। तो यहाँ पर स्टूडेंट आप ये जो k इज इक्वल टू 8 का उसने हमें कहा था ना, हमारे पास जो आइगन वेक्टर गिवन है वो क्या गिवन है, 4 और 1। तो यहाँ से स्टूडेंट हम फाइंड कर सकते हैं आइगन वैल्यू को, हम एस्टिमेट कर सकते हैं। कैसे एस्टिमेट करेंगे मैं ज़रा आपको बताता हूँ कि हमारे पास यहाँ पे ये जो a k x इज इक्वल टू ये जो हमारे पास आया है फॉर k इज इक्वल टू 8, चलो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 101.5 26.5, ओके। अब यहाँ पे जो राइट हैंड साइड में स्टूडेंट इस राइट हैंड साइड के जो वेक्टर है इसको आपने स्केल करना है। स्केल इस तरह से करना है कि यहाँ से आपको जो v1 गिवन है ना ऊपर क्वेश्चन में, v1 किसके बराबर है, 4 और 1 के बराबर है। तो यहाँ पर आप इसको देखिए, नीचे हमें 1 चाहिए तो 26.5 को आप यहाँ से कॉमन लें, ओके। और यहाँ अंदर क्या बचेगा, या 4, ये 4 के बहुत करीब मिलेगा, 3.8 एंड समथिंग मिलेगा आपको, और ये 1 हो जाएगा। तो आप ज़रा देखें कि जब आप k की जगह पे 9 पुट करेंगे ना तो ये 3.8 से अगला नंबर आपको मिलेगा, मतलब 4 के बहुत करीब मिलेगा, ठीक है। तो ये जो बाहर हमारे पास वैल्यू होगी ये आइगन वैल्यू है, ओके। उम्मीद करता हूँ कि आपको इस चीज़ की अंडरस्टैंडिंग होगी है। हम यहाँ पे करना क्या चाह रहे हैं स्टूडेंट, हम यहाँ पे जो है ना वो इस प्रोसेस को हम कंटिन्यू करेंगे, a3x a4x a5x a6x एंड सो ऑन, और यहाँ से हम अपनी मर्जी की जो है ना वो आइगन वैल्यू जो है ना वो हम फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास आइगन वेक्टर गिवन था, हमने जो करना है वो आइगन वेक्टर को हमने बनाने की कोशिश करनी है। देखिए ना हमारे पास जो ओरिजिनली आइगन वेक्टर था
जो हमारे पास ओरिजिनल आइगन वेक्टर था ऊपर जो क्वेश्चन में गिवन था वो क्या था, वो हमारे पास v1 इज इक्वल टू 4 1 था। ओके, तो यहाँ पर आपने जब ये आइटरेटिव प्रोसेस आपने कंप्लीट करना है ना, उसने के 0 से लेके 8 तक हमें बोला था। तो यहाँ से आप जब इस स्टेप की बात करते हैं 13.7 को कॉमन लेते हैं तो यहाँ ऊपर 3.6 और नीचे 1 आएगा, मतलब ऊपर तो हमें 4 चाहिए, 3.6 और 4 में 0.4 का डिफरेंस है। तो मतलब जो आप k की वैल्यू इंक्रीज करते जाएंगे a टू रेज पावर kx में, तो आपको जो है ना वो v1 जो है ना एग्जैक्ट मिलना शुरू हो जाएगा। v1 जब मिल जाएगा तो v1 के बाहर जो भी नंबर होगा वो बेसिकली आइगन वैल्यू होगी। ओके, तो इस तरह से स्टूडेंट हमने आइगन वैल्यूज फाइंड करनी है। दूसरा हमारे पास यहाँ पे हमने पहले कहा था कि हमारे पास ये वाला जो चीज़ है ना यहाँ पे लैम्डा 1 टू रेज पावर माइनस k इंटू ए के एक्स, मतलब ए के एक्स का कोई भी जो मल्टीपल है ना उसकी जो डायरेक्शन होगी उसकी डायरेक्शन वही होगी जो c1 v1 की डायरेक्शन होगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो ए के एक्स हम फाइंड कर रहे हैं a1x, a2x, a3x, इनकी डायरेक्शन इसी तरफ जा रही है। आप देख सकते हैं पहले -0.51 था, फिर -1.1 हो गया, मतलब नीचे से भी इंक्रीज हो रहे हैं और ऊपर से भी इंक्रीज हो रहे हैं। 0.7, 2.3, 5.5 एक साइड पे मतलब पॉजिटिव साइड पे जा रहे हैं, और यहाँ पे नीचे वाली टर्म जो ये पॉजिटिव साइड पे जा रही है। पहले 1 है, 1.1, 1.3, 1.7 एंड सो ऑन। ओके, तो हमारे पास जो c1 v1 की डायरेक्शन थी मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन थी ना, तो ये c1 v1 की डायरेक्शन की तरफ ही जा रहे हैं। मतलब ये आहिस्ता आहिस्ता हमें यहाँ से जब आप 26.5 को जब आप बाहर कॉमन लेते हैं तो अंदर 3.8 और नीचे 1 मिलेगा, और ये जो 4 और 1 के बहुत करीब है। तो मतलब ये c1 v1 की तरफ ही जा रही है, ठीक है ना। तो इस वजह से हमने कहा था कि a टू रेज पावर kx का कोई भी अगर हम मल्टीपल लेते हैं तो उसकी जो डायरेक्शन होगी वो डायरेक्शन वही होगी जो c1 v1 की डायरेक्शन है, मतलब वो c1 v1 की तरफ अप्रोच करेगा। ओके, तो यही चीज़ यहाँ पे थ्योरी में भी एक्सप्लेन की गई है, आप काइंडली जरा इसको देख लीजिएगा। ओके, आगे मूव करते हैं। ये तो हमारे पास पहली एग्जांपल थी। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे फिगर की मदद से भी समझाया गया है, लेकिन सबसे पहले x था जो कि हमारे पास कितना था, x हमारे पास मैं आपको दिखा देता हूँ स्टूडेंट एक नज़र फिर से। x हमारे पास जो था वो -0.5 और 1 था। देखें ज़रा -0.5 और 1 को उसने कहाँ पे ड्रा किया है। हमारे पास यहाँ पे ये वाला जो पॉइंट है ना, ये जो वेक्टर है ये -0.5 और 1 है, मतलब x की वैल्यू जो है ना वो -0.5 है और y की वैल्यू 1 है, तो ये वाला पॉइंट आता है। उसके बाद हमने ax फाइंड किया, जब a को x के साथ मल्टीप्लाई किया तो अगला पॉइंट आएगा, उसके बाद अगला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, फिर ये पॉइंट एंड सो ऑन करते करते ये v1 हमारे पास पॉइंट था 4 1। जो v1 हमारे पास गिवन था वो क्या था, 4 1 था। तो मतलब ये जो डायरेक्शन हमारे पास ये c1 v1 की तरफ ही जा रही है ना, मतलब 4 1 की तरफ ही जा रही है। तो इस वजह से हमने वो थ्योरी में कहा था कि जो हमारे पास a टू रेज पावर kx का अगर कोई सा भी हम मल्टीपल लेते हैं तो उसकी जो डायरेक्शन होगी उसकी डायरेक्शन c1 v1 की तरफ ही हो। ओके, अच्छा आगे मूव करते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट हमारे पास ये सारी चीज़ें वही एक्सप्लेन की गई हैं, और ये जो मैंने आपको आइगन वैल्यू फाइंड करने का तरीका बताया है ना कि हम उसमें से जो कॉमन लेंगे वो आइगन वैल्यू होगी और जो बाकी बचेगा वो आइगन वेक्टर होगा, ये वही कुछ लिखा हुआ है। द आइगन वैल्यू λ1 कैन बी एस्टिमेटेड फ्रॉम द सीक्वेंस xk। ये जो x की सीक्वेंस है ये कौन सी सीक्वेंस है, x हमारे पास पहले गिवन था, फिर हमने x1 फाइंड किया, जब आपने a और x को मल्टीप्लाई किया वो x1 था, फिर a स्क्वायर को x से मल्टीप्लाई करें तो वो x2 आएगा एंड सो ऑन। तो इधर से हम ये जो सीक्वेंस xk है ना स्टूडेंट, इधर से हम आइगन वैल्यू λ1 फाइंड कर सकते हैं। When xk is close to an eigen vector for λ1, मतलब जब xk जो है ना वो आइगन वेक्टर के बहुत क्लोज हो, जैसे कि हमने ऊपर वाली एग्जांपल में देखा है। हमारे पास ये जो टेबल था स्टूडेंट, इसमें ये जो वैल्यू है ये हमारे पास आइगन वेक्टर जो ऊपर हमारे पास 4 1 गिवन था ये उसके बहुत करीब है, मतलब इसमें से आप 26.5 को कॉमन लें तो ऊपर 3.8 बचेगा और नीचे 1 बचेगा। 3.81 हमारे पास जो वेक्टर है वो 4 1 वेक्टर के बहुत करीब है, तो ये जो 26.5 है ये इस वजह से आइगन वैल्यू है, ठीक है ना। इसको आप मजीद बेहतर कर सकते हैं k की जगह पे 9 पुट करें, मतलब a इंटू a 8x को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास a 9x आ जाएगा, और उसमें से आप अगर आप नीचे वाली टर्म को कॉमन लें बाहर, नीचे वाली टर्म में हमने 1 लाना है ना, ऊपर में तो 4 के करीब आ जाएगा, 3.99 आ जाएगा, ठीक है 4 के करीब आ जाएगा। तो इस तरह से स्टूडेंट यहाँ पे हमने ये चीज़ मैंने हाईलाइट की हुई है, इसको आप देख लें ज़रा।
आगे मूव करते हैं। उसके बाद यहाँ पे विद द हेल्प ऑफ फिगर भी इस चीज़ को एक्सप्लेन किया गया है। आगे मूव करते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट हमारे पास जो है ये स्टेप्स लिखे हैं। अब यहाँ पर हमने जो पिछला जो पिछली एग्जांपल किया उसमें हमारे पास आइगन वेक्टर गिवन था, आइगन वैल्यू को हमने एस्टिमेट किया है, ठीक है। अब इस जो भी हम एग्जांपल करेंगे उसके लिए यहाँ पे कुछ स्टेप्स लिखे हैं, स्टेप्स फॉर फाइंडिंग द आइगन वैल्यूज एंड द आइगन वेक्टर। यहाँ पर हम आइगन वैल्यू को भी एस्टिमेट करेंगे और आइगन वेक्टर को भी एस्टिमेट करेंगे। ओके, स्टेप्स क्या हैं जी? पिछली वाली एग्जांपल में स्टूडेंट जो मैंने आपको एग्जांपल के डिफरेंट स्टेप्स बताए हैं ना, उन स्टेप्स को आपने फिर वो जो हमारे पास ऊपर बिल्ट इन स्टेप्स लिखे थे ना जिनको हमने फॉलो करना था उनके साथ आप रिलेट कर दीजिएगा। आसान सा है, मुश्किल कुछ भी नहीं है। ओके, यहाँ पर हम स्टेप्स को पहले देख लेते हैं। स्टेप्स में क्या है? सेलेक्ट एन इनिशियल वेक्टर एक्स नॉट हुज लार्जेस्ट एंट्री इज 1। सबसे पहले आपने एक इनिशियल वेक्टर एक्स नॉट चूज करना है, जिस तरह से हमने पिछले वाले में भी देखा था कि हमने एक्स नॉट को खुद से चूज करना था और उसकी जो लार्जेस्ट एंट्री है वो 1 होनी चाहिए। फॉर k इज इक्वल टू 0 1 2 3 एंड सो ऑन कंप्यूट ए एक्स के। यहाँ पर आपने ए एक्स के को कंप्यूट करना है। ओके, अच्छा, उसके बाद आपने स्टूडेंट क्या करना है? लेट म्यू के बी एन एंट्री इन ए एक्स के। अब ये ए एक्स 1 होगा, ए एक्स 2 होगा, ए एक्स 3 होगा। इनके अंदर जो म्यू के है ना, ये हमारे पास कोई एंट्री है जिसकी जो एब्सोल्यूट वैल्यू है वो सबसे बड़ी है। ओके, अब म्यू के को यूज़ करके आपने पहले एक्स नॉट को खुद से आपने चूज़ किया था ना, तो म्यू के को यूज़ करके आपने फिर x1, x2, x3 एंड सो ऑन ये सारे फाइंड करते हैं। ओके, तो यहाँ पर कंप्यूट x के प्लस 1 इज इक्वल टू 1 ओवर म्यू के इंटू ए एक्स के आ गए। यहाँ पे आपने जो k को वैरी कराना है वो यहाँ पर 0 से 1 2 3 4 एंड ये आपने वैरी कराना है। यहाँ पे लिखा भी है k इज इक्वल टू 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। ओके, स्टेप नंबर 3 क्या है? For almost all choices of x naught, the sequence mu k approaches the dominant eigenvalue and the sequence x k approaches the dominant eigenvector। मतलब ये आपके पास इस प्रोसेस को आप कंटिन्यू करेंगे तो हमारे पास सबसे बड़ी आइगन वैल्यू और सबसे बड़ा आइगन वेक्टर आपको मिल जाएगा। अब इधर इन्हीं स्टेप्स को हम फॉलो करते हैं और एग्जांपल नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। एग्जांपल नंबर 3 में स्टूडेंट हमारे पास एक मैट्रिक्स ए गिवन है, x नॉट एक इनिशियल वेक्टर खुद से गिवन है, हमें आप चूज करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद वो कह रहे हैं स्टॉप व्हेन k इज इक्वल टू 5। k जब 5 होगा उस वक्त हमने स्टॉप कर देना है एंड एस्टिमेट द डोमिनेंट आइगन वैल्यू एंड करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर ऑफ a। ओके, सबसे पहले तो स्टूडेंट हमने क्या करना है? यहाँ पर टू बिगिन वी कैलकुलेट ax नॉट। सबसे पहले हम ax नॉट को कैलकुलेट करते हैं। जब आप ax नॉट को कैलकुलेट करते हैं, ज़रा मैं आपको बता देता हूँ, जब हमने ax नॉट को स्टूडेंट कैलकुलेट किया तो हमें ये वाला वेक्टर मिला और इसके अंदर जो बड़ी वैल्यू होगी ना वो बेसिकली म्यू के होगी और k की वैल्यू यहाँ पे ये x नॉट है ना, तो मतलब x नॉट है तो k की वैल्यू 0 है ना यहाँ पे। तो जनरल हमारे पास ये था ना ax k, तो k की जगह 0 पुट करेंगे तो ax नॉट बनेगा। तो यहाँ पर ax नॉट वाले जो आंसर है उसमें से जो आप म्यू की वैल्यू चूज करेंगे ना वो म्यू नॉट होगी फिर, क्योंकि हमारे पास इन जनरल ये म्यू k है ना, यहाँ पे k 0 है तो यहाँ पर भी k 0 होगा, तो म्यू नॉट की वैल्यू 5 आ रहा है। ओके, अब आपने क्या करना है कि ये जो म्यू नॉट है ना, आपने स्टेप नंबर 2 में जाके, स्टेप नंबर 2 का फार्मूला क्या था? एक्स के प्लस 1 इज इक्वल टू 1 ओवर म्यू के इंटू ए एक्स के। अब यहाँ पर आप के की जगह पे 0 पुट करें तो ये x1 इज इक्वल टू 1 ओवर म्यू नॉट इंटू ए एक्स नॉट हो जाएगा। तो ए एक्स नॉट को आपने 1 ओवर म्यू नॉट से मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पर उसने यही किया है, x1 इज इक्वल टू 1 ओवर म्यू नॉट इंटू ए एक्स नॉट। म्यू नॉट की वैल्यू 5 है तो 1 ओवर 5 इंटू ए एक्स नॉट हमारे पास ये वेक्टर था 5 2 पुट किया तो यहाँ से 1 और 0.4 मिल गया। ओके, ये वाला आपको x1 मिल गया। अब आपने जब ये x1 फाइंड कर लिया तो इसके ऊपर a अप्लाई करें। जब आप इसके ऊपर a अप्लाई करेंगे तो आपको यहाँ से ax1 मिल जाएगा। ax1 हमारे पास ये 1.8 है। इसमें से जो लार्जेस्ट वैल्यू है वो हमारे पास अपने निकालनी है और वो हमारे पास μ1 है। उसको हम क्योंकि यहाँ पे ax1 है तो ये पे μ1 होगा ना, μ1 8 के बराबर होगा। अब इस μ1 को यूज़ करके आपने x2 की वैल्यू फाइंड करनी है। x2 किसके बराबर होगा? 1 ओवर μ1 इंटू ax1। तो ax1 जो वेक्टर आपने ऊपर फाइंड किया है उसको आपने μ1 से डिवाइड करना है उसकी हर एक एंट्री को। तो हमारे पास यहाँ से x2 की वैल्यू आ गई। x2 को यूज़ करके आपने फिर ax2 फाइंड करना है। x2 के ऊपर आपने a अप्लाई करना है तो ax2 आ जाएगा और यहाँ से आपको μ2 की वैल्यू मिल जाएगी जो बड़ी वैल्यू है। ठीक है, इसी प्रोसेस को आपने कंटिन्यू करना है और यहाँ पर मैटलैब के जरिए हमने कुछ कैलकुलेशन जो है ना उनका यहाँ पे जो है बता दिए। आप देख सकते हैं यहाँ पे k जो है ना वो वेरी कर रहा है 0 1 2 3 4 एंड 5 पे हमने स्टॉप करना है ना। x के हमारे पास x नॉट ओरिजिनल जो था वो गिवन था,
फिर हमने x1 फाइंड किया, x2, x3, x4 ये सारे हमने फाइंड किए। ओके, फिर ax के भी हमने सारे लिख दिए हैं यहाँ पे, और म्यू के भी हमने यहाँ पे सारे लिख दिए। तो म्यू की हमारे पास यहाँ पे जो μ5 आता है वो कितना आता है, 7.00036 आता है। ये बेसिकली हमारे पास आइगन वैल्यू है। और इस म्यू के करस्पॉन्डिंग जो हमें एक्स के मिला था वो क्या था, 1.20007, ये आइगन वेक्टर है। ओके, तो ये लार्जेस्ट आइगन वेक्टर, ये लार्जेस्ट आइगन वैल्यू मिली। सिमिलरली एग्जाम्पल नंबर 4 की बात करते हैं स्टूडेंट, बहुत आसान सी एग्जाम्पल है। इसमें भी आपने एग्जाम्पल नंबर 3 वाला मेथड ही यूज़ करना है। यहाँ पर कुछ स्टेप्स जो है ना वो थोड़े से डिफरेंट तरीके से लिखे गए हैं, लेकिन मैं आपको ज़रा लिख के बता देता हूँ। हमारे पास यहाँ पे स्टूडेंट देखें ज़रा, ए मैट्रिक्स, इसको आप ए कह दें कि आपके पास ए मैट्रिक्स है और एक्स नाट आपके पास गिवन है। तो सबसे पहले आपने ए एक्स नाट को मल्टीप्लाई करना है। ए एक्स नाट को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ये वाला वेक्टर आ जाएगा। इस वेक्टर में से जो आपके पास हाईएस्ट नंबर है वो 2 है, तो उसको आप म्यू नाट कह दें। जिस तरह से पिछली एग्जाम्पल की है, मैं चाह रहा हूँ कि आप ये भी उसी तरह से करें, न्यू नोटेशन यूज़ ना करें। म्यू नाट हमारे पास 2 आ गया। अब इस म्यू नाट को यूज़ करके आप x1 फाइंड करेंगे। x1 किसके बराबर होगा, 1/म्यू नाट इंटू ए एक्स नाट। ओके, तो यहाँ पे म्यू नाट 2 है, 1/2, और ए एक्स नाट कितना था, 0, 2, 2। यहाँ से आपके पास डिवाइड करेंगे तो यहाँ से जो x1 की वैल्यू आएगी 0, 1, 1 आएगी। तो यहाँ पर भी उसने x1 की वैल्यू जो है स्टूडेंट वो 0, 1, 1 ही यूज़ की है, लेकिन यहाँ पे डिफरेंट नोटेशन यूज़ किए हैं, जिसकी वजह से मैं समझता हूँ कि आप शायद कंफ्यूज हो जाए। तो यहाँ पर भी आपने एग्जाम्पल नंबर 3 वाला प्रोसीजर ही यूज़ करना है। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो x1 की वैल्यू आई है, मैं आपको दिखा देता हूँ। x1 की वैल्यू भी हमारे पास 0, 1, 1 ही आई थी। ठीक है, अब इस x1 के ऊपर आपने a को अप्लाई करना है, तो यहाँ से ax1 की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, इसलिए जो बाहर u2 लिखा है इसको आप छोड़ दो, एग्जाम्पल नंबर 3 वाला मेथड यूज़ करें। x1 के ऊपर a को अप्लाई करें तो हमारे पास ये 163 आ जाएगा। 163 में से जो सबसे बड़ी वैल्यू है स्टूडेंट वो क्या है, वो 6 है। तो इसको मैं लैम्डा μ1 कह देता हूँ, क्योंकि x1 है तो इसके करस्पॉन्डिंग तो μ1 ही होगा, ये 6 के बराबर है। और इस μ1 को यूज़ करते हुए फिर हम x2 फाइंड करेंगे। x2 किस तरह फाइंड होगा, 1/μ2 जो कि 6 है, और यहाँ से यहाँ पे μ1 आएगा। x2 इज इक्वल टू 1/μ1, क्योंकि फार्मूला ये था ना स्टूडेंट, xk + 1 इज इक्वल टू 1/μk इंटू axk। यहाँ पे k की जगह पे आप 1 पुट करें तो हमारे पास ये x2 हो जाएगा, और ये 1/μ1 हो जाएगा, और ये ax1 हो जाएगा। यहाँ पर μ1 की वैल्यू 6 है तो 1/6, और ax1 की वैल्यू हमारे पास ये है 1, 6 और 3। इसको आप डिवाइड करें तो यहाँ से आपको 1/6 मिलेगा, यहाँ से 1 मिलेगा, 1 मिलेगा, और यहाँ से आपके पास 1/2 आपको मिलेगा। आई थिंक सो मैंने ये सही लिखा है, आपको ज़रा मैं वेरीफाई भी करा देता हूँ। यहाँ से हमारे पास ये देख लें आप, ये वही आया है, x2 जो हमने फाइंड किया वही आया, 1/6, 1 और 1/2। तो आप मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि जो एग्जाम्पल नंबर 3 हमने की है, आप इसको भी वैसे ही करें, और सबसे बड़ा जो आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो क्या आगे वो करते हैं स्टूडेंट, यहाँ पर उसने बता दिया कि जो हमारे पास थर्ड आइटरेशन के बाद सबसे बड़ी आइगन वैल्यू है वो 16/3 है, और सबसे बड़ा जो आइगन वेक्टर है वो ये वाला आता है। उसके बाद हमारे पास स्टूडेंट इस वीडियो लेक्चर का जो आखिरी टॉपिक है उसके बारे में भी यहाँ पर हम डिस्कशन कर लेते हैं, द इन्वर्स पावर मेथड। इन्वर्स पावर मेथड के भी यहाँ पर कुछ स्टेप्स लिखे हैं कि किस तरह से आपने आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर्स फाइंड करने हैं। इन स्टेप्स को जरा हम एक नज़र देख लेते हैं। सबसे पहले क्या कहते हैं, सेलेक्ट एन इनिशियल एस्टिमेट सफिशिएंटली क्लोज टू लैम्डा। ये अभी स्टेप्स हम पढ़ लेते हैं, अभी जब हम एग्जाम्पल करेंगे तो फिर आपको इन स्टेप्स की अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। Select an initial vector x naught whose largest entry is 1। ये वही काम है जो हम पहले करते रहे, x naught को हमने चूज़ करना है जिसकी लार्जेस्ट एंट्री 1 हो। लेकिन लकीली हमने जो एग्जाम्पल किए हैं उसमें हमें खुद से चूज़ नहीं करना पड़ा, क्योंकि हमें एग्जाम्पल में गिवन होता था। तो अगर गिवन ना हो तो फिर हम चूज़ करेंगे, और उसकी लार्जेस्ट एंट्री 1 होनी चाहिए। और क्या हमारे पास जो वैल्यू होगा वो 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5 इस तरह वैल्यू होगा। और यहाँ पर आपने इसको सॉल्व करना है, ये हमारे पास इक्वेशन गिवन है, a - αi इंटू वाई के इज इक्वल टू एक्स के। यहाँ पर हमारे पास ये जो अल्फा है ना, इसी के बारे में ये पहला पॉइंट था कि आपके पास सेलेक्ट एन इनिशियल एस्टिमेट सफिशिएंट क्लोज टू लैम्डा, मतलब जो आइगन वैल्यू लैम्डा होगी उसके क्लोज तीन आपने जो वैल्यू चूज़ करनी है वो अल्फा होगी। ठीक है, उसको यहाँ पे पुट करें। उसके बाद यहाँ से म्यू के फाइंड करने के लिए वो क्या कह रहा है, लेट म्यू के बी एन एंट्री इन वाई के। ये जो वाई के इधर से आपको मिलेगा ना,
ए माइनस अल्फा आई को दूसरी साइड पे लेके जाए तो इन्वर्स बन जाएगा, और उसको आप एक्स के साथ मल्टीप्लाई करें तो वाई के की वैल्यू आ जाएगी। और वाई के में से आपने एक जो है ना वो नंबर चूज करना है म्यू के, जो जिसका एब्सोल्यूट जो है ना वो सबसे बड़ा होना चाहिए। और इस तरह से वी के का ये फार्मूला है और एक्स के प्लस 1 का ये फार्मूला है। इस तरह से हमने प्रीवियस मेथड में जो एक्स नॉट गिवन होता था, फिर x1 फाइंड करते थे, x2 फाइंड करते थे, तो यहाँ पर x1 2 फाइंड करने के लिए ये वाला फार्मूला है। उसके बाद ये अगला स्टेप जो है इसको भी हम देख लेते हैं। फॉर ऑलमोस्ट ऑल द चॉइसेस ऑफ x नॉट द सीक्वेंस v के अप्रोचेस द आइगन वैल्यू लैम्डा ऑफ a एंड द सीक्वेंस x के अप्रोचेस द करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर। ओके, स्टेप नंबर 4 की भी हम बात कर लेते हैं। अच्छा, अब इन सारे फार्मूलाज को यूज़ करके हम एग्जाम्पल नंबर 5 सॉल्व करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 5 में वो क्या कह रहे हैं, इट इज़ नॉट अनकॉमन इन सम एप्लीकेशन टू नीड टू नो द स्मॉलेस्ट आइगन वैल्यू ऑफ अ मैट्रिक्स ए एंड टू हैव एट हैंड ड्रॉप estimates of the eigenvalues. Suppose 21, 3.3 and 1.9 are estimates for the eigenvalues of the matrix A. ये मैट्रिक्स A हमारे पास जो गिवन है, इसकी जो आइगन वैल्यूज को हमने एस्टिमेट किया है वो हमारे पास ये वाली है 21, 3.3 and 1.9. Find the smallest आइगन वैल्यू accurate to 6 decimal place. आपने स्मॉलेस्ट आइगन वैल्यू फाइंड करनी है। ये तो हमने एस्टिमेट दिया है ना, हमने खुद सेलेक्ट किए हैं। अब हमने इस मैट्रिक्स की जो है ना वो स्मॉलेस्ट आइगन वैल्यूज बाय यूजिंग इनवर्स पावर मेथड हमने कैलकुलेट करनी है। ओके, कैसे करेंगे जी? सॉल्यूशन की बात करते हैं। द टू स्मॉलेस्ट आइगन वैल्यूज सीम क्लोज टुगेदर। अब दो जो स्मॉलेस्ट वैल्यू है 3.3 और 1.9 ये एक दूसरे के बहुत क्लोज दिख रही हैं। सो वी चूज द इनवर्स पावर मेथड फॉर ए माइनस, अब अल्फा की जगह यहाँ पे उसने 1.9 पुट कर दिया जो हमारे पास सबसे छोटी थी। 1.9 इंटू आई हमारे पास 20 मैट्रिक्स है। अब यहाँ पर आपने स्टूडेंट क्या करना है, वो जो फार्मूला लिखा हुआ था ज़रा मैं यहाँ पे दोबारा से लिख देता हूँ। हमारे पास यहाँ पे जो फार्मूला था वो क्या था, a माइनस अल्फा आई इंटू वाई के दिस इज इक्वल टू एक्स के। तो यहाँ पर आप जब अल्फा की जगह 1.9 पुट करेंगे, इस साइड हमारे पास जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स को राइट साइड पे लेके जाएंगे तो वाई की वैल्यू क्या आएगी, वाई के विल बी इक्वल टू a माइनस लेमडा आई का इनवर्स इंटू एक्स के। तो यहाँ पर उसमें ऐसा ही कुछ लिखा हुआ आप देख सकते हैं। अब यहाँ से जब y के आपके पास आ जाएगा तो y के जो हमारे पास वेक्टर आएगा उसमें से आपने एक म्यू के जो है ना लार्जेस्ट एंट्री जो है ना वो y के अंदर वो चूज़ करनी है, सच दैट जो म्यू के की एब्सोल्यूट वैल्यू सबसे बड़ी होनी चाहिए। और फिर म्यू के जब आ जाएगा तो फिर म्यू के को यूज़ करके फिर आप v के फाइंड करेंगे, और वी के की वैल्यू को यूज़ करते हुए फिर आप एक्स के प्लस 1 के फार्मूला में वी के की वैल्यू पुट करेंगे। ओके, मैं ज़रा आपको फार्मूला दोबारा से एक्स के प्लस 1 का दिखा देता हूँ और वी के का फार्मूला भी मैं आपको दोबारा से दिखा दूँगा। हमारे पास यहाँ पे जो स्टेप्स थे उनमें आप देख सकते हैं कि सबसे पहले तो हमने इसको सॉल्व करना है। ओके, अल्फ़ा हमने जो लेना है वो आइगन वैल्यू के बहुत क्लोजली होना चाहिए। वहाँ पर हमने 1.9 को लिया है जो स्मॉलेस्ट आइगन वैल्यू है, ठीक है, जो कि 3.3 के बहुत क्लोज है। अच्छा, अब यहाँ से आप जब वाई के फाइंड कर लेंगे तो वाई के अंदर से आपने म्यू के चूज़ करना है। म्यू के ऐसा होना चाहिए कि वो वाई के अंदर जो वाई के जो वेक्टर है उसके अंदर सबसे उसकी जो एब्सोल्यूट वैल्यू वो बड़ी होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से जब म्यू के आ जाएगा तो म्यू के को आपने यहाँ पे पुट करना है तो वी के आ जाएगा। ओके, अब यहाँ से v के जब आ जाएगा तो उसके बाद स्टूडेंट यहाँ पे आपने एक्स के प्लस 1 वाले फार्मूले में, एक्स के प्लस 1 वाला जो फार्मूला है ये इंडिपेंडेंट ऑफ म्यू वी के है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपने वी के को यूज़ नहीं किया बल्कि वाई के जो ऊपर आपने फाइंड किया होगा और जो म्यू की आप फाइंड करेंगे उसको यूज़ किया। ये फार्मूला बिल्कुल सिमिलर है जो हम पहले इससे पहले वाले मेथड में हमने किया है, जैसे कि एग्जाम्पल नंबर 3 और 4 किया, थोड़ी सी इसमें चेंजिंग है, मिलता जुलता फार्मूला है। ओके, अब ज़रा यहाँ पे मैटलैब की जो कैलकुलेशन है मैं आपको दिखा देता हूँ। इस मैट्रिक्स ए के लिए के जो है ना वो 0, 1, 2, 3, 4 तक हम गए हैं। एक्स नॉट हमारे पास सबसे पहले हमने ये वाला जो है ना एक्स नॉट इसको हमने चूज़ किया है, ठीक है। इसमें एक्स नॉट जो हमने चूज़ किया है उसकी जो सबसे बड़ी वैल्यू है 1 ही है, ठीक है। उसके बाद एक्स नॉट को यूज़ करके हमने वाई के फाइंड किया है और वाई के फाइंड करने के बाद वाई के में से हमारे पास जो सबसे बड़ी वैल्यू 7.76 है तो उसको हमने म्यू के कह दिया और फिर हमने वी के फाइंड किया म्यू के को यूज़ करके, ठीक है। तो ये सारी कैलकुलेशन आपको नज़र आ रही है। यहाँ पर हमारे पास जो सबसे बड़ी वैल्यू है देख सकते हैं आप वी के की, हमारे पास क्या है बेसिकली 2.000002 आता है। यहाँ पर क्या लिखा है नीचे, देयरफॉर वी कैन से दैट आइगन वैल्यू इज 2
यहाँ से आइगन वैल्यू हमें पता चल गई कि 2 के बराबर है, और इस तरह से फ्रॉम द मैट्रिक्स ए, इस मैट्रिक्स ए में से जो आइगन वैल्यू है वो 2 के बराबर है, ठीक है। और आइगन वेक्टर का अगर हम पूछते हैं तो आइगन वेक्टर हमारे पास स्टूडेंट ये होगा, ये जो x0, x1, x4 जो है ये बेसिकली आइगन वेक्टर होगा इस आइगन वैल्यू के करस्पोंडेंट्स। कि आज के जो वीडियो लेक्चर है आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग होगी। अगर आप लोगों को इसमें कोई भी इशू है तो आप हमारा MTH 501 का जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसको ज्वाइन कर सकते हैं। उसका जो लिंक होगा वो आज के वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, वहाँ पर आप क्वेश्चनिंग करें, हम आपके जो क्वेश्चन होंगे उनको जो है ना वो इंस्टेंटली रिप्लाई करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।